नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। यूपी पीसीएस और आरओ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो हमारी जो ये लेक्चर सीरीज है कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी में है, जिसमें हम आपको इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट कर कर देंगे। 9 से 10 लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट करेंगे इंडियन इकोनॉमी को, जो आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस प्री के लिए और आरओ के प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस पीडीएफ को पाने के लिए आप एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये लेक्चर और अगले सभी लेक्चर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी, जो कि पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और बिहार पीसीएस के लिए या अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था के जो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ में कुछ राष्ट्रीय आय के बारे में या मानव विकास सूचकांक के बारे में भी जानेंगे, और अगर टाइम बचा तो प्लानिंग यानी नियोजन के बारे में भी समझ लेंगे। और उसके बाद में जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आगे की सीरीज को पढ़ेंगे। तो इसमें हम कितने 9 से 10 लेक्चर लेने वाले हैं। 9 से 10 लेक्चर करीबन लेंगे और 10 लेक्चर में आप मान के चलिए इंडियन इकोनॉमी को पूरा कर देंगे। इंडियन इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स पाने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7905407400। यहाँ पर कांटेक्ट करिए, यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जो कि कंप्लीट रिवीजन नोट्स होगा। 27 टू 30 पेज में आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा फंसेंगे। उसको भी, उसके लेकर भी एक वीडियो बनाएंगे, तो उसको भी देखिएगा जरूर, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बेसिक कॉन्सेप्ट को। आखिर अर्थव्यवस्था है क्या चीज? तो आपको पता ही होगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, कि लेन देन से संबंधित या मनी से संबंधित, धन से संबंधित जो भी लेन देन होता है, कुछ भी होता है, उसको ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था ही कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है कि हम जो भी खरीद रहे हैं, हम जो भी बेच रहे हैं, उसमें जो मनी का लेन देन हो रहा है, धन का लेन देन हो रहा है, उसको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही गिना जाता है। अर्थव्यवस्था जो एक है, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम पढ़ें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी कृषि पर आधारित है। इसका मतलब ये है कि भारत में रहने वाले या निवास करने वाले लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि पर डिपेंड हैं, यानी फार्मिंग पर डिपेंडेंट हैं। वो अन्य कोई बिजनेस पर या फिर अन्य कोई सेक्टर में, जो कि एक हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग हो जाते हैं, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हो जाते हैं, जो मतलब स्किल वर्कर नहीं होते हैं, उनकी स्किल जो काम आती है वो कृषि में काम आती है। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है इंडियन इकोनॉमी। कैसी अर्थव्यवस्था है? कृषि आधारित। और भारत की 55% से अधिक जनसंख्या का जो मुख्य स्रोत है वो कैसा है? कृषि है। मतलब आधे से ज्यादा अगर जनसंख्या की बात की जाए, लगभग 55% लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। मतलब जो कृषि कर कर ही क्या करते हैं? कृषि करते करते ही अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका जो मुख्य साधन है, इनकम का जो मुख्य साधन है वो क्या है? वो कृषि है, फार्मिंग है। और इसी वजह से देश में जितनी भी जनसंख्या है उसका 68.8% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवास करते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर पर नहीं होते हैं या प्राइवेट सेक्टर पर नहीं होते हैं, या फिर जो भी जितने भी सेक्टर दिए गए हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया और टर्सरी सेक्टर हो गया, 3 सेक्टर दिए गए। इनके बारे में भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, आगे वाले पार्ट में पढ़ लेंगे इनके बारे में भी। लेकिन जो प्राइमरी सेक्टर का काम किसका रहता है? जो कच्चे रॉ मटेरियल को बनाना, तो ये प्राइमरी सेक्टर से संबंधित है। मतलब सबसे ज्यादा जो इनकम होता है या जीडीपी आती है वो प्राइमरी सेक्टर से ही आती है भारत की। जो सबसे ज्यादा, अगर नॉर्मल जब हम रॉ मटेरियल की बात कर लें तो उसमें सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर से आती है। वैसे तो टैक्स का सबसे ज्यादा रहता है, लेकिन अगर नॉर्मल की बात की जाए तो प्राइमरी सेक्टर से सबसे ज्यादा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से इसीलिए बढ़ती है, यहाँ से ही लोग अपने जो वस्तु का उत्पादन करते हैं, जो भी चीजों का उत्पादन करते हैं, जो क्रॉप्स का उत्पादन करते हैं, वो इधर एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इधर उधर स्टेट में इंटर स्टेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या फिर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से
इंडियन इकोनॉमी को एक नई राह भी मिलती है रॉ मटेरियल के तौर पर। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पर भी सामने आती है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। जिसमें क्या रहता है कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग होते हैं, बाजार तथा राज्य, राज्य का मतलब यहाँ स्टेट है, यानी एक गवर्नमेंट एजेंसी का मतलब है। ये जो राज्य दिया गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश राज्य से मतलब नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है तो उसका मतलब है राज्य। तो ये राज्य की भूमिका और प्राइवेट सेक्टर यानी मार्केट की भूमिका यानी बाजार की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। दोनों लोग आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे से व्यवहार करके एक कोई भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के तौर पर सामने आती है। और भारत के आयोजन में आरंभ होने से ही दोनों क्षेत्रों के महत्व के स्वीकार किया गया है। लेकिन क्या बात है कि 1991 में देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं, 1991 में क्या आया था, एलपीजी रिफॉर्म आया था। एलपीजी रिफॉर्म रिफॉर्म एलपीजी का मतलब क्या है, उदारीकरण आ जाता है, निजीकरण आ जाता है, और ग्लोबलाइजेशन यानी समाजीकरण। तो एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म जो लाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर उस समय कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर 1991 की बात की जाए तो 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव। और क्वेश्चन ये अक्सर कर पूछा जाता है, पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनके समय में एलपीजी रिफॉर्म आया था, ये कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये थे 9वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में जो पीवाईक्यू एनालिसिस कराए हैं तो उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। 9वें नंबर के ये थे प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है, अल्प विकसित है, मतलब धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। पूरी तरीके से विकसित नहीं है लेकिन विकसित है, पूरी तरीके से नहीं है, अल्प विकसित है। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है जिसके आधार हैं कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान। पिछड़ी अर्थव्यवस्था इसीलिए है क्योंकि इसमें भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग रहने वाले, जैसे 55%, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, 55% से अधिक जनसंख्या जो उसका मुख्य स्रोत है आजीविका का वो कृषि है। और जितने भी लोग हैं जनसंख्या, मान लीजिए जो अभी नया डाटा आया था तो 142 करोड़ का डाटा आया था, 142 करोड़ से ज्यादा का डाटा आया था, मतलब मोटा मोटी ले रहे हैं, 142 करोड़ का डाटा आया था तो उसका लगभग 68.8% या फिर लगभग कह लीजिए 70%, यहां से आप लोगों को निकालने में आसानी रहेगी, तो लगभग 70% जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर यानी गांव में निवास करने वाली जनसंख्या है। और गांव में जो सुविधाएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं। तो इसीलिए कैसी है, ये पिछड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को देखा जाता है। प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी कम होता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का स्तर इसलिए कम होता है, ग्रामीण में रहने वाले लोगों की जो इनकम होती है, उनके इनकम रिसोर्सेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। उनके पास ऐसा कोई भी संसाधन नहीं होता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा इनकम को कर सकें, इनकम कमा सकें, ऐसा कोई रिसोर्सेस नहीं होता है। जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर भी होती है और गांव में रहने वाले लोग होते हैं जो उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो भी क्या रहती है कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे या ज्यादा लड़के होंगे, कुछ भी ऐसे सोचते हैं कि ज्यादा जितने ज्यादा होंगे तो वो उतना ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि उनकी इनकम तो पहले से ही कम होती है। तो उनका मानना ये होता है, कई जगह पर ऐसी सोच निकल कर आती है सामने। आप चाहे आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं जो थोड़े से पूर्वज हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं, पहले वो लोग यही कहते थे, मानते थे कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा इनकम हो सकती है, ज्यादा कमाने वाले तो ज्यादा कमाएंगे। तो ऐसी सोच की वजह से जनसंख्या में वृद्धि होना प्रारंभ होता है। और जो जनसंख्या वाला टॉपिक मैंने कराया था उसमें बताया भी था कि 2001 से 2011 तक, 2001 से 2011 तक दशकीय जनसंख्या अधिक वृद्धि हुई थी, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। प्रॉपर तो अगर देखा जाए तो 1900
इकहत्तर 1971 से 2011 तक जनसंख्या में हद से ज्यादा वृद्धि हुई थी। लेकिन अगर नॉर्मल की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो उससे पहले जनसंख्या कम थी, लेकिन उसके बाद में जनसंख्या में लगातार वृद्धि ही हो रही थी। बेरोजगार, श्रम शक्ति का अधिक अनुपात। देखिए बेरोजगारी तो है इंडिया में, हद से ज्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि जो श्रम शक्ति का अधिक अनुपात, ऐसा बेरोजगारी इसलिए भी है क्योंकि सेक्टर बहुत कम है। इतने ज्यादा सेक्टर नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। जो मेन सेक्टर है वो कैसा है, कृषि वाला सेक्टर है। और अगर कोई पढ़ रहा है तो वो कृषि या खेती करने के लिए तो नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि सभी की सोच यही रहती है। तो इसीलिए बेरोजगारी भी ज्यादा से ज्यादा हो रही है, और जब बेरोजगारी ज्यादा हो रही है तो इससे अर्थव्यवस्था में भी कमी आ रही है, और इसीलिए पिछड़ी अर्थव्यवस्था भी सामने आ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा आ रहा है। निर्धनता का अधिक अनुपात, यानी गरीबी बहुत ज्यादा होती जा रही है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय नहीं है, कमाने के लिए नहीं है, कोई रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं है, कोई भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं जिससे वो इनकम कर सकें। तो इससे क्या है, निर्धनता का भी अनुपात बढ़ रहा है, मतलब गरीबी भी बढ़ रही है। तो ऐसी चीजों की वजह से, इन्हीं सब आधारों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी अर्थव्यवस्था में गिनती की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो गिनती है वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था में गिनती की जाती है, जिसके लिए आपको 5 आधार बताए गए हैं। एक तो कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, दूसरा प्रति व्यक्ति आय स्तर कम होना, जनसंख्या की अधिक वृद्धि, और बेरोजगार श्रम शक्ति का अधिक अनुपात, निर्धनता का अधिक अनुपात। ये 5 आधार हैं जो इनकी वजह से अर्थव्यवस्था, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था सामने आ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था अगर बात की जाए तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, मतलब विकास की ओर आगे है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। अब जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा हाईवेज हैं। अब हाईवेज एक विकास का ही एक कदम है, आगे का कदम है, आगे की राह है, क्योंकि जितने ज्यादा हाईवे होंगे तो ट्रैफिक कम होगा और लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा, उसमें जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो अच्छी रहेगी। जैसे बहुत सी चीजें ट्रांसपोर्ट होती तो हाईवे की मदद से बहुत जल्दी और आसानी से कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसमें धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर एक अर्थव्यवस्था मानी जा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। क्योंकि कई क्षेत्रों में सुधार किया जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर, जैसे ट्रांसपोर्ट जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम ब्रिटिश इंडिया की बात कर लें एक एग्जाम्पल के तौर पर, ब्रिटिश इंडिया की बात कर लें, जब ब्रिटिश इंडिया में जब क्राउन का रूल आने वाला था, यानी 1857 के बाद में क्राउन का रूल आया, कि 1857 क्रांति के बाद में। लेकिन क्राउन के रूल से पहले ही 1853 में इन्होंने क्या किया था, 1853 में रेलवे का विकास किया था। रेलवे का विकास इन्होंने क्यों किया था, सबसे पहले रेलवे का ही विकास क्यों किया, अन्य विकास, फैक्ट्री डालनी। अब इंडिया में भी फैक्ट्री हद से ज्यादा है, लेकिन अगर फैक्ट्री डालनी है, अगर उसमें जो माल प्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्या सही टाइम पे अगर नहीं पहुंचाया जा रहा है तो उसका फायदा ही क्या है, वो तो बर्बाद होगा ना। तो इसीलिए जैसे ही फैक्ट्री डाल दी, रॉ मटेरियल को इधर से उधर लाने के लिए, ले जाने के लिए एक अच्छे ट्रांसपोर्ट की सुविधा जरूरी है। तो इसीलिए इन्होंने रेलवे का विकास किया, कि नॉर्मल अगर जा रहा है, जैसे पहले उस समय पर गाड़ियों से जा रहा है या बैलगाड़ियों से जा रहा था माल, तो लोग लूटते भी थे, लूट लेते, तो ऐसी दुर्घटनाएं भी होती रहती थी। तो इसीलिए उन्होंने रेलवे का विकास किया, और रेलवे की मदद से वो जो गुड्स ट्रेनें होती हैं उनकी मदद से वो ट्रांसपोर्ट करने लगे थे, जो रॉ मटेरियल को है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में भेजने लगे थे। तो ऐसे आ गए थे, और साथ ही साथ में बाहर भी भेजने की आसानी रहती थी, यूरोपियन कंट्रीज थी उन पर भी भेजा जाता था रॉ मटेरियल इंडिया से। तो उससे आसानी यही होती थी कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहां पर ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा कर दो, और अच्छी सुविधा की वजह से वहां से डायरेक्ट रॉ मटेरियल को लिया जा सकता है, उसमें ज्यादा देरी नहीं होगी। क्योंकि कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है, जैसे कि जिसको मान लीजिए कोई पेड़ है, और पेड़ से कुछ ऐसा मान लीजिए एक आम का ही पेड़ ले लेते हैं, एग्जाम्पल इसी को लेते हैं। आम का एक पेड़ है, और आम के पेड़ में आम के सीजन के टाइम पे आम लगे हुए हैं, और जब आम लग रहे हैं तो आम को तोड़ा जाएगा। अगर पके हुए आम को तोड़ा जा रहा है और उसको उसका जूस बनाने के लिए बाहर भेजा जा रहा है, और जूस आजकल के समय में मान लो बोतलों में बिक रहा है, सभी को पता है। तो इस तरीके से आम के पेड़ को, अगर मान लीजिए आम तोड़ा जा रहा है आम के पेड़ से, और जूस बनाने के लिए बाहर भेजा जा रहा है, और अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होगी यहाँ पर, अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना होने की वजह से ये
जो आम है, जो पेड़ से तोड़ा गया है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी कंडीशन में तोड़ा गया था, लेकिन ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना होने की वजह से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए ज्यादा समय भी लग सकता है, और ज्यादा समय लेने की वजह से ये आम खराब भी हो सकता है। तो इसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था को, यानी अर्थव्यवस्था को इसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये कैसी है, विकास की ओर अग्रसर है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, यानी क्लोज इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है और उनका प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, इसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन होता है। कंपटीशन होने का फायदा सबसे ज्यादा यही होता है कि जो भी कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे इसका एक बेहतर एग्जाम्पल है, जियो के आने से पहले बहुत सी टेलीकॉम कंपनियां थी, जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरसेल हो गया, ऐसी बहुत सी कंपनियां थी, टाटा डोकोमो हो गया। तो ये क्या करती थी, इनका जो इंटरनेट है वो एक तो बहुत कम स्पीड में चलता था, स्पीड भी नहीं थी इनके पास अच्छी, और साथ ही साथ में इनका जो डाटा पैक है वो भी बहुत महंगा होता था। मान लीजिए 1 GB अगर डाटा कराना है तो वही 95 या 100 रुपीज का डाटा पड़ता था, जो कि 1 मंथ के लिए रहता था, मात्र 1 GB। 1 GB पर डे की बात नहीं है यहाँ पर, 1 GB मात्र 1 महीने के लिए रहता था, वो भी 100 रुपए में। और आज तो 1 GB आपको मिल जाएगा 15 से 19 रुपए के अंदर ही, वो भी। और अगर अच्छा पैक ले रहे हैं तो डाटा का, तो जियो के आने के बाद में कैसा किया, जियो ने कंपटीशन लाया, और जियो ने कंपटीशन लाकर स्टार्टिंग में तो फ्री में रखा, तो इससे कंज्यूमर को फायदा हुआ, कस्टमर को फायदा हुआ। उसने क्या किया, जियो की सिम लेना स्टार्ट हुआ। जब जियो की सिम ली तो उससे इकोनॉमी में भी सुधार आया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी सुधार आ गया था उस समय पर। तो इसीलिए क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होना जरूरी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर केवल सभी चीजों पर, बाजार नियंत्रण पर और फैक्ट्रीज पर, सभी पर सरकार का ही अधिकार होता है, अन्य किसी यानी प्राइवेट सेक्टर का अधिकार नहीं होता है। इसमें सरकार ही डिसाइड करती है कि क्या से क्या करना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, या फिर उसे कैसे देना चाहिए, तो सरकार का ही आधिपत्य होता है। जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें प्राइवेट यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का, जो भी उसका मालिक होता है, उसका ही आधिपत्य रहेगा, और वही डिसाइड करेगा किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, अपनी कॉस्ट के हिसाब से डिसाइड करेगा। इसके बाद में तीसरी अर्थव्यवस्था आती है बंद अर्थव्यवस्था, यहाँ पर, या फिर आप कह लीजिए मिश्रित अर्थव्यवस्था भी आती है। बंद अर्थव्यवस्था को अलग से भी पढ़ सकते हैं हम। एक तो होती है क्लोज इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था, और एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्लोज इकोनॉमी का अंतर होता है कि कोई भी कंट्री या फिर कोई भी स्टेट आपस में ही व्यवहार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी आयात निर्यात करते हैं। व्यापार क्या है, इनका आपस में ही रहता है, किसी भी बाहरी कंट्री के साथ व्यापार नहीं रहता है, किसी भी बाहरी देश के साथ में इनका ट्रेड या व्यापार नहीं रहता है। जबकि ओपन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसका जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, वो आपस की कंट्री के, आसपास की कंट्रियों के साथ, यानी दूसरी कंट्रियों के साथ भी, दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड होता है इनका। जबकि क्लोज इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है ये प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण से ही क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। इसके बाद में पार्ट सेकेंड, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है महबूब उल हक। इनके द्वारा मानव विकास सूचकांक को प्रतिपादित किया गया था। इसमें 3 आयाम इन्होंने बताए थे, एक तो है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक, और तीसरा है आय सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग रह रहे हैं, जिनके लिए भी ये सूचकांक यानी इंडेक्स किया गया है, मतलब एक किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों की जो जीवन जीवन जीने की इच्छा है, इच्छा शक्ति है, उनकी जो जीवन जीने की मतलब डेली का रूटीन कैसा है,
वो किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, कितना खुश हैं, मतलब सारी चीजों को देखा जाता है जीवन प्रत्याशा सूचकांक में। वहीं शिक्षा सूचकांक में उनके एजुकेशन से संबंधित चीजों को देखा जाता है कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, कितना लिटरेसी रेट है और किस हिसाब से उनकी एजुकेशन हो रही है, ये सब देखा जाता है। और वहीं उसके बाद में जो तीसरा आयाम है आय सूचकांक, आय सूचकांक में इनकम कैपेसिटी को देखा जाता है कि कितना लोग कमा रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय को भी इसी में देखा जाता है, इनकम कैपेसिटी को भी देख लिया जाता है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक के बारे में देखिए क्या है कि यह सूचकांक किसी देश की जनसंख्या का जन्म के समय सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपलब्धि का मापन करना होता है। वहीं शिक्षा सूचकांक, इसके अंतर्गत दो पैमाने को पर डिसाइड किया जाता है। पहला पैमाना है 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए, यहाँ बिताए गए कर लीजिए, बिताए गए वर्ष, और दूसरा पैमाना है 5 वर्षीय बालक द्वारा अपने जीवन में स्कूल में बिताए जाने वाले वर्ष। आय सूचकांक जीवन निर्वाह स्तर के मापन हेतु प्रति व्यक्ति आय, और इसमें देखिए एक चीज पढ़िए, नोट पढ़िए, सूचकांक का मापन 0 से 1 के बीच में होता है। जिस देश के सूचकांक का मान जितना अधिक होगा वह देश मानव विकास सूचकांक में उतना ही ऊपर होगा। मानव विकास रिपोर्ट 2022 देखिए, और हालांकि मैंने 2023 के बारे में भी बता दिया है, 2023 के बारे में भी आपको बताया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल में एक बार 2022 पर नजर डालते हैं। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, और इस रिपोर्ट में विश्व के कुल 191 देशों में भारत का स्थान था जो वो 132 था। भारत का कौन सा स्थान था? भारत का स्थान 132 नंबर पर था। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और दक्षिणी सूडान को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। भारत के पड़ोसी देश मॉरिशस को 63वीं रैंक, अफगानिस्तान को सबसे अंतिम और 180वां रैंक प्राप्त हुआ है। 181 नंबर पर कौन है? नहीं, 191 नंबर पर, 191 नंबर पर दक्षिणी सूडान, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, दक्षिणी सूडान। तो इसको कौन सा 191 यानी लास्ट नंबर का अंक प्राप्त हुआ, लास्ट नंबर पर है मानव विकास सूचकांक में। चलिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ में हम देखेंगे, नेशनल इनकम के साथ साथ में हम नियोजन के बारे में पढ़ेंगे, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे करेंगे नियोजन के बारे में और राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नियोजन से यानी प्लानिंग से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा, जो आपकी 5 ईयर प्लान यानी FYP 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना से देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे ही ये कंप्लीट PDF के आपको क्लासेस मिल जाएंगी, उसी टाइम पे आपको ये PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से PDF आपको मिल जाएगी।